बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बदकिस्मती से नून लीग और उनके हवारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो नफ़रत का बीज बो रहे हैं कश्मीर में, ये फसल आपको काटनी पड़ेगी। मैं पाकिस्तान की फ़ौज से ही कह देता हूँ, कल भी बहुत सारे जर्नैल बनेंगे, आज भी मौजूद हैं। ये जो आज कर रहे हैं ना, कल आने वाले फ़ौजियों को इस नफ़रत का सामना करना पड़ेगा। ये जो आज नून लीग कर रही है ना, कल आने वाली जो पार्लियामेंट है उसको इसका सामना करना पड़ेगा। जो आज कुछ दरबारी, कुछ टाउट्स जो घटिया हरकतें कर रहे हैं, जो अल्फाज बोल रहे हैं, कल आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने तो कश्मीरियों की शनाख्त के ऊपर ही सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा जी रावला कोट के लोग तो कश्मीरी हैं ही नहीं। वो कहते हैं कश्मीरी नहीं मानते इनको हम। वहाँ कश्मीर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एहतजाज करें। यार ये क्या बकवास है, ये आप क्या बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ अपनी बात से पीछे नहीं हटता। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों या बाकी लोग हों, वो अब उन्हें लगता है कि कश्मीर में इलेक्शन आने वाला है तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। हकीकत तो ये है कि ये कश्मीरियों को हक देने की बात करते थे, उनसे उनकी शनाख्ती छीनना शुरू हो गए हैं। और किस किस्म के घटिया इल्ज़ामात नून लीग और उनके हवारी और जो इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके लोग हैं वो लगा रहे हैं कश्मीरियों पर, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ कश्मीरियों पर। ज़रा ये इल्ज़ामात की नौइयत आप सुने। ये अफसार आलम है, नवाज शरीफ का ख़ास आदमी है, मरीम नवाज का खिदमत गुजार है। अफसार आलम का अगर आप ये स्टेटमेंट सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके अंदर कितनी नफ़रत भरी हुई है कश्मीरियों के ख़िलाफ़। ये ज़रा आप पहले सुनिए, क्योंकि इस्लामाबाद में हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा शानदार काम करते हैं और मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, बड़ा एहतराम का रिश्ता है। और वो लोग कभी भी उन्होंने पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ या एक जुमला नहीं बोला पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन अफसार आलम ने उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया, बल्कि उन सहाफ़ियों को और लोग भी टारगेट कर रहे हैं। ज़रा आप देखें कि अफसार आलम ने ओवरसीज़ कश्मीरियों के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, ये सुने आप। लोग जो बरतानिया में रहते हैं उनकी जुबान और यहाँ एंकर्स की जुबान एक ही तरह गंदी है, और वो इतने गंदे हैं जो बरतानिया में रहने वाले हैं खास तौर पे, कि अभी जो स्कॉटलैंड में वाकया हुआ है, मैं उस पर अलग से एक व्लॉग इस वक्त करूंगा। 7 मुसलमानों को चाकू के वार करके जख्मी कर दिया वहां एक गोरे ने, इस वजह से कि ये गंदे लोग हैं, ये यहाँ आके हमारी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, इनको यहां से निकल जाना चाहिए। और जो अभी चाइल्ड गैंग रेप के जो जिन मुल्जमान मुजरमों को सजा मिली है, वो उनमें बहुत सारे यही है। तो आप सोचें कि इन, और ये अभी आप देखें खबरें आ रही हैं बाहर कि कोई अपनी भाभी से शादी कर रहा है वहां पे सिटीजनशिप लेने के लिए, कोई बहन से पेपर मैरिज कर रहा है और सिटीजनशिप लेने के लिए, और फिर काम नहीं करते, वो तलाक, मुस्लिम तलाक दे के बीवी को घर दिला दिया मुफ्त का और खुद साथ वेलफेयर लेना शुरू कर दी कि जी कारोबार कोई नहीं, काम कोई नहीं है। तो इतने फ्रॉड करते हैं। ये आपने सुना, कितनी नफ़रत है इस आदमी के अंदर और नवाज शरीफ के अंदर कश्मीरियों के ख़िलाफ़। आपने देखा, नवाज शरीफ का ख़ास आदमी है, उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नवाज शरीफ इसको अपनी गाड़ी में भी रखता है, अपने आसपास भी रखता है। नवाज शरीफ जब हुकूमत में आया तो नवाज शरीफ ने इसको बड़े अहम सरकारी ओहदे पर भी बिठाया था। मरीम नवाज का ये बड़ा खिदमत गुजार है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यही नून लीग की सोच है, जो कभी ख्वाजा आसिफ बयान करता है, कभी अफसार आलम बयान करता है, कभी कोई और बोलता है। इसी तरह ना एक दौर में ये लोग बंगालियों के खिलाफ बोलते थे। ये कहते थे बंगाली छोटे कद के हैं, बहुत गंदे लोग हैं, घटिया काम करते हैं, ये तो मछली खाते हैं, इनके अंदर से बदबू आती है, इनके तो रंग काले हैं, ये खूबसूरत भी नहीं होते, ये तो 2 टके के लोग हैं। तो इस तरह ये बंगालियों को बहुत घटिया कहा करते थे। ये कहते थे वहाँ पे तो हर साल सैलाब आता है, हम उनकी मदद कर करके थक गए। हमेशा ये कहते थे कि, क्योंकि यही बात आज कश्मीरियों को कह रहे हैं ना कि जनाब हम तो कश्मीर को सस्ता आटा, सब्सिडी वाला और सस्ती बिजली देते हैं। भाई बिजली आती ही वहाँ से है, आप उनको उनकी सारी बिजली के क्या पैसे दे सकते हैं? पानी आता ही वहाँ से है, क्या आप सारे पानी के पैसे दे सकते हैं? बेशुमार चीज़ें तो वो भी पाकिस्तान के लिए करते हैं। उनके बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं पाकिस्तान के लिए सरहदों पे लड़ते हुए। तो आप ये नहीं कर सकते, आप ये जुल्म नहीं कर सकते। आपने बंगालियों के साथ भी यही किया था। आप उनको भी ये कहते थे कि तुम्हारे तो सैलाब आते हैं, तुम डूब जाते हो, हम तुम्हारी मदद करते रहे हमेशा। वो बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया, आज उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बड़ी है।
آج اس کے لوگ ہمارے سے زیادہ خوشحال ہیں، پوری دنیا میں ان کی ہم سے زیادہ عزت ہے، اور عالمی سطح کے اوپر وہ زبردست طریقے سے مل کر کام کرتے ہیں، اور ادھر ہم کہاں رہ گئے؟ ہمارے ملک میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی نفرت کی وجہ سے۔ اب یہ نفرت کشمیریوں کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے، اور اس قسم کے ٹاؤٹس ان کو استعمال کیا جا رہا ہے کشمیریوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آفر دی، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے خط کا ویڈیو میں جواب دیا ہے، میں نے حکومت کو بھی آگاہ کیا ہے، میں عوامی ایکشن کمیٹی کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے مظفر آباد کی جو کال تھی ان کی احتجاج کی، وہ مارچ انہوں نے مؤخر کر دیا ہے۔ ریاست کی طرف سے تقریروں کی بنیاد پر ایکشن لیا جانا کیسے درست رد عمل ہے؟ یعنی وہ تقریر کر رہے ہیں، آپ جا کے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، گولیاں آپ ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں۔ کل تک ہم مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی باتیں کرتے تھے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف نے جو باتیں کی ہیں وہ رد عمل بطور وزیر دفاع نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے لڑائی خواجہ آصف اور صلح اسحاق ڈار کے حوالے کر رکھی ہے۔ عالمی امن سے حکومت نیک نامی کما رہی ہے تو پاکستان نیک نامی گوا رہی ہے پاکستان کے اندر، یعنی جو باہر آپ کو تھوڑی بہت عزت مل رہی ہے پاکستان کے اندر آپ اس کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستانی تو خوش ہے ہی نہیں ویسے بھی۔ خواجہ آصف جیسے بیانات اشتعال کو بڑھائیں گے، اپوزیشن کو مجبور نہ کریں۔ ہم نے 4 سدہ میں احتجاج کیا، پھر تو نے کہا جی ہم فوج، اسٹیبلشمنٹ اور تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ جملہ بہت ضروری ہے ہمیشہ بولنا پاکستان میں۔ اب جب بھی کبھی کوئی سیاستدان تقریر کرے گا اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم فوج اور اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایک طرح کی بلاسفیمی ہے۔ جیسے جب بھی کوئی مولوی یا کوئی بندہ بات کرتا ہے سب سے پہلے وہ یقین دلاتا ہے کہ اس کا ختم نبوت پہ ایمان ہے، تاکہ یہ نہ ہو جائے کہ اس کے اوپر کوئی غیر مسلم ہونے کا فتویٰ لگا کے اسے قتل کر دے۔ اسی طرح پاکستان میں اب ہر سیاستدان کو اپنی تقریر میں ایک مرتبہ فوج، اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کا احترام، یہ اس کو ایک مرتبہ کم سے کم کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر فوج سیاست کرے گی تو ہم بھی سیاست میں جواب دیں گے، ہم گونگے نہیں ہیں اور گونگے شیطان ہم نہیں بنیں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم بات کریں گے۔ ادارے ٹیکس کے پیسے لے کر اس کا سیاسی استعمال کریں گے تو پھر اس ایوان میں ہم جواب دیں گے۔ شہباز شریف ہمیں بتائے نا کہ جب ہم کنٹینر پہ ہوتے تھے تو کیا وہ آرمی چیف اور فوج کا نام نہیں لیتے تھے، نواز شریف نہیں لیتے تھے، محکمہ زراعت نہیں کہتے تھے؟ پھر جناب ایاز صادق کو بھی یاد دلایا گیا کہ آپ نے تو کہا تھا آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، وہ ڈرا ہوا تھا، اس نے ابھی نندن کو چھوڑ دیا ڈر کے مارے اور انڈین آدمی کو واپس بھجوایا، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ تو آج نا یہ سارے محب وطن بنے ہوئے اور فوج کے سکے بنے ہوئے ہیں۔ کل تک جب ان کے خلاف فوجی جرنیل سازشیں کر رہے تھے تو یہ فوج کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ان کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ ببانگے دول ہر جگہ پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی فوج کا سیاسی کردار بہت اچھا ہے کیونکہ آج ہم ان کی گودی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو منافقت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس منافقت کے ساتھ پاکستان کیسے چلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس طرح ملک نہیں چلا کرتے۔ ناظرین، بلاول نے بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے، لیکن اصل جو تقریر کی تھی وہ تو کی تھی اچکزئی صاحب نے کل، جہاں انہوں نے ٹکا کر تنقید کی تھی، اور انہوں نے بھی آج ایاز صادق کو واپس جواب بھی دیا ہے۔ بلاول نے بھی وہی خواجہ آصف والی بات کی کہ یہ مشکلات پیدا کر رہا ہے شہباز شریف کے لیے اور اس قسم کے بیانات کشمیریوں کے بارے میں نہیں دینے چاہیے، اور بیانات دینے کے باوجود یہ شخص ابھی تک کابینہ کا حصہ ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب بھی اپنے بیان پہ ڈٹ گئے، جی بالکل ٹھیک ہے وہ کشمیری نہیں، ان کی شناخت کے اوپر ہی اٹیک کر دیا۔ تو جو اوورسیز کشمیریوں کا ریئیکشن ہے نا، ان کو صرف پتہ چل جائے کہ وہ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں تو ان کی طبیعت صاف کر دیں۔ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے اور کشمیریوں کے دل میں کتنی نفرت بو دی ہے۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھے گی اور پی ایم ایل این بھی دیکھے گی۔ ناظرین، اچکزئی صاحب نے جو بار بار غداری کے بیانات دیے جاتے ہیں، فتوے جاری کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا جی وردی کی آڑ میں عوام کو لوٹنے اور آئین کی پامالی سے آپ باز آ جائیں، ورنہ فوج کی بچی کچی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ بخشو ماما جیسے مکروہ لٹیروں اور نوکریاں بیچنے والوں کا ساتھ دینا بند کریں، کیونکہ یہ کرپٹ لوگ آپ کے جرائم کے راز خود فاش کر رہے ہیں۔ ملک کو گائے سمجھنا بند کریں، پاکستان کو مال غنیمت سمجھ کر اس کا دودھ دھونا چھوڑ دیں، ورنہ عوام کا بڑھتا ہوا غصہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور قوموں کے حقوق چھین کر دم لے گا۔ جرنیلوں سے لے کر اشرافیہ تک سب کے کابل اور دیگر ممالک میں تذکرے یعنی وہ شناختی کارڈ وغیرہ بنے ہوئے ہیں، لہذا ہمارے خلاف سازشیں بند کی جائیں ورنہ سب کو بے نقاب کر دیا جائے گا۔ محمود خان اچکزئی نے کہا، وجہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو کہتے ہیں کہ آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات، بھئی ادھر کسی کے یو اے ای کے ساتھ تعلقات ہیں، کسی کے کسی ملک کے ساتھ تعلقات ہیں، کسی کے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات ہیں، کسی کے سعودیہ کے ساتھ تعلقات ہیں، کسی نے وہاں کا اقامہ لیا ہوا ہے، کسی نے وہاں پہ جزیرہ لیا ہوا ہے، کسی کے بچے وہاں سیٹل ہوئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تو وفاداری دکھائی نہیں دیتی۔
बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब ने, बिलावल ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया, लेकिन महमूद अचकज़ई साहब जो है वो गुज़िश्ता 2 दिनों से हुकूमत को काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की जो ऑफर है उसको संजीदा लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और हर फ्लोर पे खड़े होकर इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इम्तियाज़ साहब है पंजाब असेंबली में, उन्होंने मेरे ख्याल में इस पे करारदाद भी जमा करवा दिया है कि क्योंकि वज़ीर आज़म ने ये ऑफर की तो हम ये चाहते हैं कि आइए 2018 और 2024 दोनों इंतखाबात का ऑडिट करवा लें और एक गैर जानिबदार और शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए कमीशन बना के, ताकि पता चले कि 2024 में किस तरीके से पाकिस्तानियों का मैंडेट लूटा गया और 2018 में क्या हुआ था। नादरीन, जहां मेरे पास एक खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है, ये बीबीसी ने इसको छापा खबर को। मैं जब पढ़ रहा था शुरू में तो मुझे बहुत बुरा लगा पढ़ने में, क्योंकि कश्मीर में जो दोस्त हैं उन्होंने भी ये मुझे इंफॉर्मेशन भेजी। मुझे लगा शायद एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन अब तो हर तरफ से ये खबरें आ रही हैं। कश्मीर के अंदर जो अद्वियात और खाने पीने का सामान दाखिल हो रहा है ना, उसे पुलिस रास्ते में रोक लेती है। गाड़ी रोककर पुलिस ने कहा खुराक और अद्वियात जाया कर दो। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अशिया की किल्लत से लोग बहुत परेशान होते चले जा रहे हैं, ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया। नादरीन, जो दवाइयाँ और खुराक है ये तो गाज़ा में रोकी गई हैं। गाज़ा दुनिया का एक ऐसा खित्ता है जहाँ पे दवाइयाँ और खुराक रोकी जाती हैं, यानी वहाँ अद्वियात नहीं जाने देते, वहाँ पे खुराक नहीं जाने देते ताकि लोग भूखे मरे, उस इलाके को छोड़ दें, नस्ल कुशी हो जाए। उनको अद्वियात नहीं देते ताकि वो बीमार होकर मर जाएं। ये गाज़ा में किया जाता है। फिर इमदादी सामान लेकर लोग कश्तियों के जरिए भी जाने की कोशिश करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे भी कोशिश करते हैं, लेकिन इसराइल बड़ा जुल्म करता है। वहाँ पे गज़ा के अंदर वो अद्वियात और खुराक नहीं जाने देता, बल्कि पीने के पानी के भी बड़े सीरियस मसाइल वहाँ पे पैदा कर दिए गए। आज कश्मीर में हमने वो देखा और हमने बीबीसी की इस खबर को पढ़ा। आज से चंद महीने पहले तक हम ये कभी सोच भी नहीं सकते थे, हम इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कभी आज़ाद कश्मीर में जाने वाली खुराक और अद्वियात सड़क के ऊपर पुलिस जो पाकिस्तान से गई हुई है वो ज़ाया करवा देगी कि जनाब आपने आज़ाद कश्मीर में खुराक दाखिल नहीं करनी, खाने पीने की चीज़ें नहीं लेकर आनी, और जनाब आपने आज़ाद कश्मीर में मरीजों के लिए, कमज़ोरों के लिए, बीमारों के लिए अद्वियात नहीं लेकर आनी। ये एक इंसानी बहरान पैदा कर रहे हैं और ये बड़े खौफनाक जराइम है। इन जराइम का जवाब तो किसी को देना पड़ेगा। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो होश के नाखून लें। कल फजलुर रहमान साहब ने भी यही बात बताई थी, अचकज़ई साहब ने भी यही बात बताई थी, बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट या फोर्सेस के लोग वो दवाइयों को और खुराक को नहीं जाने दे रहे आज़ाद कश्मीर में, जो इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। और ये नफरत जो आप बढ़ाते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है जिस घर का आदमी मर जाएगा या बीमार हो जाएगा या तकलीफ उठाएगा, वो पूरा कुंभा कल आपसे प्यार करेगा? वो इसी शिकवे के साथ आगे बढ़ेंगे और आपके पास अजाला करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आप पाकिस्तानियों का अभी तक अजाला नहीं कर पाए जो पाकिस्तानियों की आपने हालत कर दी है। नाज़रीन, बलोचिस्तान की जो बलोच यकजहती कमेटी है उन्होंने कॉल दी एहतजाज की। मारंग बलोच की उम्र कैद के खिलाफ अब दुनिया भर में आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो दुनिया भर में आवाजें उठा रहे हैं। आलमी तंजीमों के लोग मारंग बलोच के हक में आवाज उठा रहे हैं। मारंग बलोच के हक में आलमी मीडिया लिखना शुरू हो गया है। ये एक बैनुल अक़वामी खबर बन गई है कि एक ऐसी निहत्ती लड़की जो अपने लोगों के लिए इंसाफ मांगती है, जो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज उठाती है, जो मसख शुदा लाशों के खिलाफ आवाज उठाती है, एक ऐसी लड़की जो ये कहती है कि आइन और कानून के मुताबिक उस सूबे को और उस मुल्क को डील किया जाए, एक ऐसी लड़की जो अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए तालीम और रोजगार का हक मांगती है, उस लड़की को सिर्फ अपने हकूक मांगने पर पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उस पर एक जाली मुकदमा डाला गया और जाली मुकदमे में उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मुबैना तौर पे जिस पुलिस वाले के कत्ल का मुकदमा डाला गया वो एक एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हुआ था और ये मामला उठा के डाल दिया गया मारंग बलोच पर। और आज मारंग बलोच को, सिबगतुल्लाह को और दीगर 2-3 और लोग हैं, इन्हें उम्र कैद की सजा दे दी गई। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, लेकिन मारंग बलोच जो है वो बलूचिस्तान की बेटी है, वो अपने लोगों का हक मांग रही है। उसने कोई जुर्म नहीं किया, वो निहत्ती है और वो दहशतगर्द नहीं है। ये बात पूरे पाकिस्तान को पता होनी चाहिए। बहरहाल बलोच यकजहती कमेटी की जो कॉल थी उसके बाद हमने देखा कि कौम परस्त जमातों ने भी उसकी हमायत की और पीर को कोयटा में इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने जो सजा दी, उसके बाद ऑलमोस्ट सारा का सारा सूबा ही बंद था। तो
मारंग बलोच के साथ बलूचिस्तान खड़ा है। अब जो मारंग बलोच को सजा दिलवाने वाले हैं वो जरा सोचें कि क्या बलूचिस्तान उनके साथ खड़ा है। वो तो बेचारे खुद भी अपने पांव पे खड़े नहीं हो पा रहे और बलूचिस्तान में किसी भी इलाके में कहीं पे भी वो लंबी चौड़ी सिक्योरिटी के बगैर ट्रेवल भी नहीं कर सकते, जा भी नहीं सकते, शाम को तो निकलते ही नहीं है बाहर। ये उनके हालात हो चुके हैं। नाजरीन, पीआईए के हवाले से जो धोखा पाकिस्तानियों को दिया जाना था वो धोखा अब बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि अब आपने नाम से धोखा नहीं खाना। पीआईए नाम का पाकिस्तान एयरलाइन है, ये नाम का धोखा आपने नहीं खाना। ये एक प्राइवेट इदारा है, प्राइवेट लोग जो हैं वो इसके मालिकान हैं। इसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो बाकी एयरलाइंस के साथ हो रहा है। इसके ऊपर वही कानून लागू होने चाहिए जो बाकी एयरलाइंस के ऊपर लागू हो रहे हैं। एक तो आपने ओने पोने इतनी बड़ी रिप्यूट के साथ इतनी बड़ी एयरलाइन आपने बेच दी फौजी फाउंडेशन को और दीगर इदारों को, और कुछ लोग हैं प्राइवेट, उनको आपने बहुत अमीर अमीर ताकतवर लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट के चहीते हैं, आपने उनको ये पीआईए दे दी और तोहफे में दे दी। अब उन्हें टैक्स की छूट दे रहे हैं 15 साल के लिए। आप मुझे बताएं ना, लोग मुकाबला कर दूसरी एयरलाइंस, ये प्राइवेट एयरलाइन जो है पीआईए, इसका मुकाबला कैसे करेंगी? इसको पाकिस्तान एयरलाइन के बजाय प्राइवेट एयरलाइन कहा करें आप पीआईए को। तो ये जो प्राइवेट एयरलाइन है इसका मुकाबला जो दूसरी एयरलाइंस है, मिसाल के तौर पे सियाल वाले हैं, मिसाल के तौर पे शाहीन वाले हैं, मिसाल के तौर पे एयर ब्लू वाले हैं, या और एयरलाइंस है पाकिस्तान में, वो इस प्राइवेट एयरलाइन का मुकाबला कैसे करेगी? इनको 15 साल की आप टैक्स की छूट दे रहे हैं। आईएमएफ को भी आपने मना लिया। ये कामरान खान ने खबर भी दी हुई है कि पीआईए निजकारी के बाद तैयारों की खरीदारी, लीज और स्पेयर पार्ट्स पर हुकूमत ने 15 साल के लिए सेल टैक्स और कस्टम ड्यूटी से छूट दे दी थी। आईएमएफ भी मंजूरी दे चुका है। अब इसे फाइनेंस बिल 2026-27 में कानूनी तहफ्फुज भी मिल गया है। यह कामरान खान ने खबर दी। मुझे बताएं कि क्या बाकी एयरलाइन वो पाकिस्तान में टैक्स नहीं देती? क्या बाकी एयरलाइंस पाकिस्तान में काम नहीं करती? तो ये जो प्राइवेट एयरलाइन है पीआईए, इसको आप इतनी बड़ी छूट दे रहे हैं तो बाकियों का क्या जुर्म है? वो इसका मुकाबला कैसे करेंगे? यानी एस्टेब्लिशमेंट जिस कारोबार में भी आएगी, जिस कारोबार में ये हाथ डालेंगे, उसको ना सिर्फ टैक्स की छूट मिल जाएगी बल्कि उसमें उसको इतनी सहूलत मिल जाएगी कि कोई और उसका मुकाबला ही ना कर सके। जब तक ये गवर्नमेंट के पास थी तब तक इन्होंने इसको बर्बाद किया, और जैसे ही इसको उठाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को दिया गया, अब हर तरह की सहूलत दे रहे कि जनाब इसको तरक्की देनी है, इसको ऊपर उठाना है। यह है नाजरीन पाकिस्तान का तरीकाकार। नाजरीन, इमरान खान साहब की जो सजा थी जो उन्हें सुनाई गई अलकादर केस के अंदर, इस पे एक बड़ी खबर आई है, और खबर यह है कि 29 जून को समाअत के लिए इमरान खान साहब का केस लगा दिया गया। अब यह अपील है कि सजा कलअदम करार दी जाए। बड़ा लंबा अरसा लगा, वकालतनामे पे दस्तखत ही नहीं होते थे, अदालत केस सुनती नहीं थी। कितना लंबा टाइम लग गया इस अपील के लिए, और बिलाखिर 29 जून के लिए यह अपील लगी है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे, लेकिन निजाम कम से कम एक्सपोज हो रहा है, और आफरीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान साहब पे कि इतने लंबे केसेस वो लड़ते चले जा रहे हैं, लड़ते चले जा रहे हैं, और वो मुकाबला कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, मुकाबला करें, रोजाना की बुनियाद पे एक्सपोज करें। और मेरे ख्याल में जो ये हमारे जज साहिबान है ना, इनके बच्चे, इनकी बेगमात, इनके फैमिली मेंबर, वो इनको वक्तन फवक्तन गैरत भी दिलाया करें, इनको गैरत के टीके लगाया करें, इनको पाकिस्तान का झंडा दिखाया करें, इन्हें कौमी तराना सुनाया करें, इन्हें कुरान पाक की तलावत सुनाया करें, इन्हें कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ के सुनाया करें, इन्हें बताया करें कि तुमने मरना है और मर के जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवाब देना, तो इंसाफ भी करो। हो सकता है किसी एक आधे जज की गैरत जाग जाए या उसका ईमान जो है वो ताज़ा हो जाए। और ये मेरी गुजारिश तमाम जजेस की फैमिलीज के साथ, क्योंकि जजेस के ऊपर बहुत दबाव है एस्टेब्लिशमेंट का, जर्नैल उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं एजेंसियों के जरिए से। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है जो फैमिलीज है जजों की, कि वो उनको मॉरल सपोर्ट दें, उनके साथ खड़े हों, उन्हें ये कहें कि हमने आखिरत में जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवाब देना है, लिहाजा आप डट जाएं। तो जजों को घर से सपोर्ट मिलेगी ना, तो वो तगड़े होकर आएंगे। तो मेरी तमाम जजेस की जो फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी बेगमात हैं, उनके बहन भाई हैं, उन सबसे गुजारिश है कि जजों को जरा तगड़ा करें, उन्हें कहिए इंसाफ कर दें आप अल्लाह का नाम लेकर। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, नुकसान कुछ नहीं होता। हमने सबने बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए। वो एक आदमी जेल में बैठा हुआ है, दुनिया में शहजादों की तरह उसने जिंदगी गुजारी, कितना नुकसान वो उठा रहा है, पूरा खानदान उसने रोल के रख दिया अपना। हम सबके साथ ये हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं होगा, यकीन करें, आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका अजर भी देगा। ये तमाम फैमिलीज की जिम्मेदारी है कि अपने अपने जज को तगड़ा करके घर से भेजा करें। नाजरीन, ट्रंप के हवाले से भी खबर है, लेकिन अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने